अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी जो हैं वो कराची पहुंचे हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब वो पंजाब के दौरे पर आए थे इस तरह से उनका इस्तकबाल नहीं किया गया था जिस तरह से सिंध के लोगों ने और सिंध की गवर्नमेंट ने उनका इस्तकबाल किया है। इस मामले पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मज़ीद ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ सऊदी अरब के दौरे पर थे और इस दौरे का क्या एजेंडा था, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ईरान में पुरतशद्दुद हंगामों में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई है, मुजाहिरीन को कंट्रोल कौन कर रहा है और जिस तरह से ईरान के अंदर सूरत हाल बन रही है, क्या आने वाले टाइम में रजीम चेंज होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। इमरान साहब, सबसे पहले तो आपसे सवाल पूछेंगे, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब को सिंध के लोगों ने इतनी इज्जत दी, ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन जब वो पंजाब आए तो पंजाब की गवर्नमेंट ने उस तरह से उनको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से नहीं देखा, अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो क्या समझते हैं, क्या वजह बनी जिस तरह से सिंध ने ट्रीट किया है वज़ीर आला KP को और जिस तरह से पंजाब ने ट्रीट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि आज पीपल्स पार्टी ने छक्का मारा। हाँ, और हमारे वाकफान हाल के मुताबिक ये जब मामला डिस्कस हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पर्सनल इनिशिएटिव है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौरी तौर पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रब्ता किया और उनको ये हदायत जारी की कि वो अगर आएँ तो हमने पीपल्स पार्टी के मिजाज के मुताबिक हमने ये साबित करना है कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम दूसरे जो सूबों के चीफ एग्जेक्टिव हैं उनको भी इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ जो है ना वो रिसीव करेंगे। और आप ये जो उनको सिंध में आने, ये सिंधी कल्चर है, उन्होंने कहा जैसे ही वो आएँ उनको आप सिंधी कल्चर में अजरक और सिंधी टोपी पेश करें और उनको पूरे ताउन का यकीन दिलाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आज आप देख लें सोशल मीडिया पे या मीडिया पे और दूसरे सब लोग आज पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसमें फिर देखें, पीपल्स पार्टी अगरचे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहादी है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो आज उन्होंने ये जो सियासी पॉइंट स्कोर किया है उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को चारों खाने चित किया है। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से अगरचे उसमें PTI की भी बड़ी जो हैं वो उसमें गलतियां हैं, सुहेल आफरीदी साहब के साथ जो लोग आए हुए थे उनके रवैये पे भी बात हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर हुकूमत पंजाब भी सेंसिबल होती और अच्छी तरीके से इस सारे मामले को मैनेज किया जाता तो शायद उस वक्त भी इतनी सुबकी ना होती। और 11 जनवरी का जो जलसा है, आप क्या समझते हैं, इसी तरह का रिस्पांस मिलेगा आवाम की जानिब से भी, कैसा होगा वो? देखिए, वो एक अलग चैप्टर है। मामला ये नहीं है कि वो जलसा कैसा होता है नहीं होता, किस तरह से होता है। देखिए, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने इजाज़त दे दी है और लेकिन उनसे यकीन दहानी भी करवाई है कि कोई गैर कानूनी अमल नहीं होगा, लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, रास्ते ब्लॉक नहीं होंगे, कोई इस तरह से ग्राउंड के बाहर एहतजाज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। हुकूमत पंजाब भी यहाँ कर सकती थी, लेकिन शायद हुकूमत पंजाब या मुस्लिम लीग नून ये नहीं तासुर देना चाहती अभी भी कि शायद PTI जो है वो यहाँ को बड़ा शो करे। इसी मामले पर बात करते हैं, सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद है। सरदार सलीम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप सुहेल आफरीदी साहब के इस दौरे को और क्या मकासद हो सकते हैं इनके? देखिए, मकासद जो भी हों, सुहेल आफरीदी साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और वो यहाँ पे जो है वो सिंध में आना चाह रहे थे, वो यहाँ पे तशरीफ लाए और यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर जो है सईद गनी साहब, उन्होंने उनको वेलकम किया, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया और उन्हें कहा कि ये आपका अपना सूबा है, यहाँ पे जिधर आप जाना चाहें खुले दिल से जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल आपके साथ है और जो कुछ करना चाहें यहाँ पे करें। बस एक चीज का ख्याल करें कि अपना मुल्क है, अपना सूबा है, यहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो कि जिससे लोगों को तकलीफ हो, जिससे तोड़ फोड़ हो। तो बाकी जमहूरी गवर्नमेंट है, खुले दिल से यहाँ पे। सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की दाई रही है। सर, यहाँ सिंध में अभी आपने ये जो सबूत दिया, जिस तरह से उन्हें अजरक पेश की गई, सिंधी टोपी पेश की गई, सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया,
तो आप माशाल्लाह से पंजाब में खुद गवर्नर के ओहदे पे फाइज हैं, आईनी तौर पे सूबे के सरबराह हैं, तो पंजाब में उनके साथ जो सलूक हुआ तो आपने पंजाब हुकूमत को कोई नहीं था समझाया पढ़ाया कि तुसी भी कुछ कर लो? नहीं, देखे ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अब उसमें जो वाकया वहां पे पंजाब असेंबली में हुआ, उसका मैं तो आईनी शायद नहीं हूं, मैं तो नहीं बता सकता कि थोड़ा सा पीटीआई वाले जो है ना, उनमें भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं और थोड़ा सा वो फिर उस स्टेज पे ले जाते हैं जहाँ पे फिर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो भी फिर थोड़े हो जाते हैं और खराबियां पैदा होती है, और वो नहीं होना चाहिए था। सुहेल अफरीदी साहब आए, पंजाब में विजिट करते और अपने वर्कर्स को मिलते, पंजाब असेंबली जाना चाहते थे, जाते, अपनी बात करके वापस आ जाते, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा अच्छी बात होती। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि बतौर गवर्नर वजीर आला पंजाब को आपने इस सिलसिले में कोई राब्ता किया था, या आइंदा अगर कभी सुहेल अफरीदी आए सिंध के बाद दोबारा पंजाब, तो क्या आप हुकूमत को कोई खत वगैरह लिख के कोई पाबंद करेंगे कि वो भी जरा थोड़ा हाथ होला रखें? जी जी बिल्कुल, अगर दोबारा सुहेल अफरीदी साहब आए तो मैं जरूर अपना पंजाब गवर्नमेंट से ये कहूंगा कि उन्हें मौका दें, और जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि बागे जनाब में आप करें अपना जलसा जिस तरह भी करना है, बस सड़कों को बंद ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, और बेशक अपने वर्कर्स को इकट्ठा करें, उनसे बातचीत करें। हमें किसी किस्म की कोई आपको रुकावट डालने की या कोई किसी किस्म की आपके लिए परेशानी पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिंध गवर्नमेंट तो उन्हें प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल देना चाहती थी, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर वो ये ना कहें कि ये मेरे साथ 20-20 कार्डे लगा दी हैं, शायद मुझे अपने लोगों से बात नहीं करने दे रहे। तो इसी तरह पंजाब में भी मैं कहूंगा कि उनको मौका दें, उनको करने दें बात, कोई क़यामत नहीं आएगी और वो अपनी बातचीत करके चले जाएंगे। और जमहूरी तरीका यही है कि जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो लोगों की सुने, उनको मौका दे। सर ये खुशाइंद है कि आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भी मैं कहूंगा कि वो भी चाहिए। जी सर, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, वहाँ आप समझते हैं कि इस मुज़ाकराती अमल को भी मौका देना चाहिए? क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी की हिमायत भी है हुकूमत को इस मामले में, मुज़ाकराती अमल में? देखें, पीपल्स पार्टी तो कब से कह रही है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे यकीन रखती है। आप देखें कि एक बहुत लंबा मार्शल लॉ था और हमारी शहीद कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने डायलॉग के जरिए, और फिर जब हम लोग 2008 में एमएनए बने तो परवेज मुशर्रफ इस मुल्क का सदर था और 58(2) भी उसके हाथ में थी। तो हमारे प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बातचीत से डायलॉग के जरिए ये उसके वर्दी भी उतरवाई और उससे 58(2) भी फिर अपने पास लिया जब प्रेसिडेंट बने, और फिर वो वापस पार्लियामेंट को दिया। तो आप दुनिया की तारीख में नजर दौड़ाएं तो लड़ाई झगड़े से, एजिटेशन से, डंडे से मसले हल नहीं होते, मसले हमेशा डायलॉग से हल होते हैं। और पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात को वेलकम करती है, और अभी भी पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो, पीपल्स पार्टी उसमें पॉजिटिव रोल अदा करेगी। वही मुल्क के लिए बेहतर है और वही हुकूमत के लिए बेहतर है और वही अपोजिशन के लिए भी। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से अभी आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का जिक्र किया, तो कुछ दिन पहले जब वहाँ उनकी बरसी हुई गड़ी खुदा बख्श में, तो वहाँ पे चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर करते हुए ये कहा था कि एक ही शख्सियत है इस मुल्क में जो कि मफामत की बादशाह है, और वो सदर आसिफ अली जरदारी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होना ना होना, जिस तरह से इस पे चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं, तो प्रेसिडेंट जरदारी जो हैं वो खुद कोई किरदार ऐसा अदा करके तो कोई इस तरह से सबको टेबल पे ला के मामले को हल करने की पोजीशन में हैं इस वक्त? जब भी वो टेबल पे बैठते हैं तो चीजों को डिसाइड करके उठते हैं। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रेसिडेंट साहब को उनसे बातचीत करें और प्रेसिडेंट साहब को मौका दें कि वो सबको बिठा के और बातचीत के जरिए मुल्क के मसाइल का हल करें और मुल्क को आगे लेके जाने की एक जो जद्दोजहद है उसको करें। पॉलिटिक्स सारे करें, अपना जायज़ एहतजाज ज़रूर कराएं, जमहूरी उनका हक है,
लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि अगर ये इसी तरह कशकोल लेके हम फिरते रहेंगे, और अभी जो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है इस बयानुल मकसूद के बाद, और जो हमारी इज्जत और वकार पूरी दुनिया में बना है, अगर न हुआ मुल्क जो है वो मिस कर गए, तो शायद मेरा ख्याल है इसको दोबारा कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बीइंग गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पे सबसे गहरी नज़र आपकी है, उनके तर्ज सियासत को भी शायद आपसे बेहतर कोई ना समझता हो, तो आप क्या समझते हैं कि अगर जरदारी साहब कोई पॉजिटिव रोल अदा करना भी चाहें तो मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज कभी ये चाहेंगी कि वो सियासत में इस तरह से जो मरकजी किरदार अदा करें? देखिए, बात यह है कि सदर साहब तो हम सब के बिल्कुल वालिद की तरह है, और मरियम साहबा को भी हमेशा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेटियां जो होती हैं उन पे बात नहीं की जाती, वो जो भी करें तो वो हमारी बेटी हैं, हमने उनकी इज्जत करनी है। हमेशा उन्होंने बहुत जो है वो बड़ा बोला मरियम साहबा के लिए भी, और ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है कि वो प्रेसिडेंट साहब से बात करें और उन्हें इस पे लेके आए कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, और उन्हें ये गारंटी भी दें कि जो डिसीजन फिर सदर पाकिस्तान लें सब उसको कबूल भी करें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो डेडलॉक बना हुआ है, देखिए मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। चाहे जो भी है, केसेस फेस करें, अपनी सियासत करें, अपने सूबे के लिए, केपी के लिए काम करें, बाकी हम सारे जो है अपनी अपनी जगह पे जिस तरह से मियां नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुज़ाकरात को लेकर एक पेज पर हैं, तो क्या समझते हैं कब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे? और आपके ख्याल में क्या समझते हैं, जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ से कहा है कि आए मिलकर काम करते हैं, मिलकर चलने की दावत भी दी है, तो क्या समझते हैं कि मुस्बत जवाब मिलेगा मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब पुराने उनके अलाई हैं, और ये इकट्ठे मुस्लिम लीग नून के साथ इनका अलायंस था और ये चलते रहे, तो एक पुराने इनका रख रखाव और सियासी इनका आपस में तल्लक तो जरूर है, और जरूर मियां नवाज शरीफ साहब को भी किरदार अदा करना चाहिए, और किसी डिसीजन पे किसी बेहतर जगह पे पहुंचने चाहिए, और कोई रोड मैप तय करना चाहिए। ये जो टाइम जाया हो रहा है और जिसमें चीजें जो है वो मुल्क के अंदर खासकर इकॉनमी जो है वो उस तरीके से बेहतर नहीं हो रही, जबकि दुनिया पूरी आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है जब वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो टाइम जाया हो रहा है, एक बहसीयत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ मेरे लिए कम से कम ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। अच्छा सर, बीइंग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ये फरमाइएगा कि क्या आप हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? देखिए इमरान साहब, गुजारिश ये है कि मैं कारकर्दगी से मुतमिन हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और खुदा न खास्ता मैं कारकर्दगी से मुतमिन ना हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल तो बात इसका फैसला जो करना है वो अवाम ने करना है, और डिसीजन उस वक्त होना है कि जब अवाम की अदालत में जो है वो पेश होंगे तो वहीं पे फिर कारकर्दगी का फैसला होगा। मैं नून लीग के अलायंस में हूँ, क्या पता मैं कहूँ कि बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी है, और पॉलिटिकली मेरी पार्टी, कल हमने आपस में इलेक्शन लड़ना है, मैं कहूँ कारकर्दगी अच्छी नहीं है। दोनों सूरतों में मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर बतौर गवर्नर आप कस्टोडियन तो है ना सर? जी बिल्कुल, मैं कस्टोडियन हूँ। मैं गाय पगाए जहाँ पे महसूस करता हूँ मैं अपनी राय जो है वो देता रहता हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहिबा को लिखता भी रहता हूँ मुख्तलिफ इशूज़ पे भी, और इलाकाई तौर पे भी जहाँ पे कोई ज़रूरतें होती हैं, कोई मुश्किलात होती हैं किसी इशू पे, तो मेरी जो बहसीयत कस्टोडियन मैं अपनी ड्यूटी जो है वो कोशिश करता रहता हूँ। ज़ाहिर है मैं अपनी बात जो है वो थोप नहीं सकता, मैं अपनी बात पहुँचा सकता हूँ आगे। जो है वो एग्जेक्टिव आर्डर उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, फैसले उन्होंने करने हैं, उन्होंने जो है वो सूबे को लेके आगे चलना है, तो बेहतर यही है कि सारे मिल के चलें। वो मान भी लेती है आपकी बात जो लिख के भिजवाते हैं कि नहीं मानती?
नहीं, मान भी लेती हैं और नहीं भी मानती, दोनों बातें होती है। जमहूरियत में हर बात मानी भी नहीं जाती और हर बात रिजेक्ट भी नहीं की जाती। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सलीम, अब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या हालात बनने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। और नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब का फ़ौजी ताउन को वुसअत देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सऊदी अरब का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने सऊदी अरब की अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। ये मुलाकात नहायत अहमियत की हामिल समझी जा रही है। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। इस मुलाकात के दौरान दिफाई ताउन, मुस्तकबिल की अस्करी शराकतदारी और इलाकाई सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस हायल हैं, इस हवाले से भी बात की गई है। इस दौरे के हवाले से बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका साजिद हबीब साहब। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को और पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? कितना अहमियत का हामिल था ये दौरा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। ये जो आपने कहा कि बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये उसी बढ़ने का दूसरा कदम है जो अल्लाह की रहमत से, जैसे बुनियाद मरसूस में मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी, पाकिस्तानी अफवाज को इज़्ज़त दी। उसके फ़ौरन बाद आपने देखा कि ईरान इजराइल का हुआ और फिर उसके फ़ौरन बाद सऊदीया से हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। तो ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, जब एग्रीमेंट होता तो फिर आप उसकी डिफरेंट जो शिके हैं या जिस डिफरेंट फील्ड जिसमें आप मूव ऑन करना चाहते हैं, जिसमें ऑब्वियसली जब मिलिट्री है या डिफेंस का है तो उसमें मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग जो है ये उसमें आ जाती है। तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू जो वहाँ गए हैं और उनके बड़ी डिटेल उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में है कि $2 बिलियन प्लस की जो है जो रोल ओवर था हमारी, वो उनके पैसे हमारे पास, वो भी डील में शामिल होंगे और मे बी अनदर 2 बिलियन। अच्छा सर, और आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्टर ने कोई परसों एक स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह से JF-17 की डील्स हो रही है तो हो सकता है हम 6 महीने के बाद IMF को खुदा हाफिज कह दें। तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टेप। सर इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे जो हैं वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं अगर इस तरह की कोई ज़रूरत महसूस हो? और दूसरा ये जो खबरें हैं कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो सऊदी पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, ये सऊदी पायलट्स को ट्रेनिंग का, उनके आर्मी को, उनकी नेवी को ट्रेनिंग का सिलसिला बहुत पुराना है। बीच में कम हो गया था, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं भी कोई मिड 80s में रिसालपुर में इंस्ट्रक्टर था तो हमारे पास सऊदी कैडेट्स आते थे, अमारती कैडेट्स आते थे, इराकी आते थे, ईरानी आते थे। तो ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और उसके बाद से हमने सऊदी अरब के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं ऑलरेडी। पाकिस्तान एयरफोर्स की और आर्मी की एक्सरसाइजेज उनके साथ हो रही हैं। तो जहां तक बात है कि क्या हमारे जहाज उनके हरमैन शरीफैन की या सऊदी अरब की हिफाजत के लिए जा सकते हैं, तो आई थिंक ये बात तो डिपेंड करती है कि दोनों ममालिक का एग्रीमेंट की डिटेल्स किस तरह से हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है, ऐसी जरूरत पेश आती है, तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी इसमें सऊदी अरब के साथ हरमैन शरीफैन की दिफा के लिए खड़ा होगा। लेकिन अभी तो ये है कि इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हमारी डील होगी, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है सुपर मशाक उनकी भी और JF-17 की भी, क्योंकि JF-17 इस दुनिया में इस वक्त एक प्रूवन एयरक्राफ्ट है। अगर मैं ये कहूं कि 4.5 जनरेशन में जिन जो जहाजों ने इस वक्त अपने आप को स्थापित किया है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है ओवरऑल, और हमारे J-10s हैं और हमारे JF-17s है। तो बिला वजह तो कोई नहीं खरीदता ना। तेजस के लिए क्यों नहीं गए वो? तेजस वालों ने भी अपनी मार्केट 20 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इंशाल्लाह ताला ये आगे बढ़ेगा और ये मिडल ईस्ट में दूसरे कंट्रीज की तरफ इंशाल्लाह ये जाएगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बांग्लादेश के जो सरबा आए हैं, एयर चीफ आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे फील्ड मार्शल से, पाकिस्तानी एयर चीफ जो हैं उनसे और नेवल चीफ से भी मुलाकातें की हैं। तो सर आप क्या समझते हैं कि एक तो ये खबरें हैं कि वो डिफेंस सिस्टम और JF थंडर जो जंगी तैयारे हैं उनकी खरीदारी पे गौर कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई जल्द ही दिफाई मुआहदा हो सकता है?
हाँ, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो इनके होने वाले हैं ना, उसके बाद सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। जहां तक इनकी ये इंटरिम गवर्नमेंट है, तो इनका तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप देखिए कि किस तरह हमारी पुरानी मोहब्बतें अल्लाह के फजल से जाग रही हैं। लेकिन अब उनका एक क्रिटिकल पीरियड है ये, जिसमें इनके इलेक्शंस होने हैं। और अल्लाह गरी की रहमत करे, बेगम खालिदा जिया जो है, उनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे हैं, ही इज ट्राइंग टू बिकम बीएनपी का लीडर है बनने की। वो अब उनकी बारी है। ही इज ऑलरेडी देयर, ही इज वेरी प्रो पाकिस्तान। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब खालिदा जिया पहली मरतबा वजीर आजम थी, तो हमारे जो बर्फ उसी वक्त पिघलना शुरू हो गई थी। हमने अपने कुछ F-36 और F-6 जहाज तोहफतन दिए थे उस वक्त बांग्लादेश को। ये अब से कोई 30 साल पुरानी बात है। तो अभी जैसे ही मेरे ख्याल में इनकी जो सियासी सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी, सर तो यकीनी फिर तौर पे मुझे इलेक्शन के बाद बहुत यकीन है। वाज़े तौर पे पता चल सकेगा कि कोई हमारा दिफाई मुआहदा जी बांग्लादेश के साथ भी होता है या नहीं। सर जिस तरह से हमारे जंगी तैयारे और जिस तरह से जंगी हथियार जो हैं वो इन डिमांड है इस वक्त पूरी दुनिया में, सर आप किस तरह से समझते हैं कि हम मुस्तकबिल में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश भी कल को हमारे से मिसाइल वगैरह खरीदेगा? ऐसी कोई देखिए, तवक्को रख सकता है पाकिस्तान? अगर जहाज खरीदने की बात शुरू होती है, JF-17 खरीदने की शुरू बात होती है, तो जनाब ये कंप्लीट एक पैकेज होती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी हमने सिर्फ F-16 के अपग्रेड के लिए हमारी अमेरिका से, आप जानते हैं, 680 या 82 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है। अब उसमें से हार्डवेयर मुश्किल से 36 मिलियन डॉलर का है, 36 या 37 का। बाकी सारी जो अमाउंट है वो ट्रेनिंग के लिए है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए है, और उसके ऊपर खर्च होगी, और फिर उसकी सप्लाई चेन। तो अगर हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सऊदीया के साथ, बांग्लादेश के साथ, लीबिया के साथ ऑलरेडी इन प्रोसेस है, तो इससे वेरी लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारी बाकी इंडस्ट्रीज को भी इधर देखना चाहिए कि अपने आप को दुनिया में साबित करें, तो दुनिया क्यों नहीं आएगी आपके पास। तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ताला बांग्लादेश के साथ जब ये होगा, तो फिर उसके साथ आपको सिस्टम्स, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रेनिंग। अगर वो PL-15 लेने के लिए जाते हैं चाइना के पास, तो इसको इंटीग्रेट कौन करेगा? हम करेंगे। साइबर वॉरफेयर की तरफ उन्होंने जाना है, जिसमें JF-17 इन्वॉल्व हुए थे, तो वो इंशाल्लाह ताला हम ही करेंगे। और इसका बड़ा लॉन्ग, जिसको कहते हैं लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट होगा। और रीजन में जो भारत की एक हेजेमनी थी, वो तो क्रम्बल हो ही चुकी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिलेगी इससे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने पहले एक सवाल के जवाब में जिक्र भी किया ख्वाजा आसिफ साहब के उस बयान का, तो अमेरिकी जो कंपनियां हैं उन्होंने 2024 में 334 बिलियन डॉलर जो हैं वो कमाए हैं आर्म्स जो है उनसे। तो आप क्या समझते हैं कि सर पाकिस्तान जो है ये मुस्तकबिल में आपको पाकिस्तानी हथियार हों, जंगी जहाज हों, टेक्नोलॉजी हो, तो क्या आप समझते हैं कि ये उनकी बरामद से भी पाकिस्तान जो है वो वाकई ही इतना पैसा कमा सकता है कि हमारी IMF से भी जान छूट जाए और पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में एक बड़ा मुल्क बन जाए? देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री की हद तक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अभी जो पिछले दिनों तैमूर मिसाइल का आपने देखा कि उसका एक एक्सपेरिमेंट, उसका तजर्बा हुआ जो बहुत सक्सेसफुल था, ये प्योरली पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स है वहां का बना हुआ है। हमारे टैंक्स जो हैं जिनको हम बना रहे हैं, हमारी जो टेक्सला में फैक्ट्री है वहां पे बना रहे हैं, लीबिया वाले उसके लिए जा रहे हैं। JF-17 देखिए, अब तक 52% पाकिस्तान में बनता था और 48% वो चाइना में बन रहा था। अभी इस वक्त एयर चीफ के जो विजन है उसके मुताबिक हमारा जो NSTP है, या हमारे जो अपने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, वो बाकी 48% भी पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। तो ये एक तो चाइना पाकिस्तान की जो एक दोस्ती है उसका निशान है। और जब ये 100% होगा, 100% में ये नहीं है कि इंजन भी आ जाएगा, कुछ एवियोनिक्स भी, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर कंप्लीट है वो यहाँ पे, तो उतना ही बेनिफिट हमें होगा और उसका जो हिस्सा है वो चाइना को भी जाएगा। तो ये दोनों हमारा जो इसका रब्त है हमारा, तो ये डिफेंस इंडस्ट्री की हद तक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे बनाने वाले हैं, वो बहुत कमाल कर रहे हैं। उसका सबूत हमने जंग में देख लिया, उसका जंग के बाद के असरात में देख लिया कि बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन सर बड़ी कामयाबी मिली है। बाकी चीज डिपेंड करती है कि बाकी इंडस्ट्रीज कैसे करती हैं और हुकूमत उनको कैसे फैसिलिटेट करती है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की, ताल्लुक की और कामयाबियों की बात की, तो चीन ने J-35 लॉन्च कर दी है, तो उसमें ये भी खबरें हैं कि बहुत से J-35 जो हैं पाकिस्तान को भी मिल रहे हैं। तो आप
बीइंग अ एयरफोर्स मैन, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के दिफा को इससे कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, वो ऑलमोस्ट 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 5+ है, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई उसको बूस्ट मिलेगा। और J-35 अगर हमें मिलते हैं, पाकिस्तान एक्वायर करता है इंशाल्लाह ताला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इस पे फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई आपको कोई चीज़ फ्री नहीं देता। तो अब चीन को भी देखना, ट्रस्ट है ना कि उसके इक्विपमेंट को चीन ने तो साबित नहीं किया कि उनका इक्विपमेंट अच्छा है, वो हमने किया। चंदू की जो जहां पे J-10 और ये सारे बनते हैं, उसकी कहाँ शेयर आपको याद है कि दूसरे ही दिन चढ़ गए थे और राफेल के गिर गए थे। राफेल गिरे तो उनके शेयर भी गिर गए। तो ये पाकिस्तान के लिए ही सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होगा। हम एक तरह से जिसको कहते हैं कि हम टेस्टर हैं चाइनीज इक्विपमेंट का। इससे पहले भी आप पिछले 60 साल में चीन की तो जंग नहीं हुई। F6 हमने इस्तेमाल किए, F7 हमने इस्तेमाल किए, JF-17 हमने इस्तेमाल किए, J-10 हमने इस्तेमाल किए। तो J-35 अगर आते हैं तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, और उसमें स्टेल्थ भी है, उसमें जो है मिसाइल्स और बहुत ज्यादा रेंज के मिसाइल्स हैं उसके अंदर, और उनके जो रेडार हैं, जो डाटा लिंक्स हैं, तो इंशाल्लाह मजबूत होगा। सर अभी जो सिचुएशन चल रही है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया और उसके बाद अब वेनेजुएला में जो हालात चल रहे हैं, सर ये इस वक्त बड़ी तशवीश की लहर, हर तरफ तशवीश की लहर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंडेम नहीं किया जा रहा उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था। तो क्या आप समझते हैं कि क्यों अमेरिका ने जिस तरह से प्रेसिडेंट को उठाया, उनकी वाइफ को उठाया, और जो हालात अब वहाँ पर बने हुए हैं, तो क्यों मुख्तलिफ ममालिक ने या जो लातीनी अमेरिका के हामी भी ममालिक थे, उनकी जानिब से भी उस तरह से कंडेमनेशन नहीं की गई? तो सर इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? सर इसमें एक बात ये भी प्लीज शामिल कर लें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये कहा है कि अमेरिका जहां पे भी चाहे दुनिया के तमाम ममालिक में हमला करने का इख्तियार रखता है, तो सर ये जो अमेरिकी बढ़क है, प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो बढ़क है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इमरान साहब और जनाब, ये मेरे नज़दीक, मेरी ज़ाती राय है, ये जवाल की निशानियां होती हैं। जो कहते हैं ना कि बुझने से पहले शम्मा फड़फड़ाती है। इट मे टेक अनदर 20 ईयर 30 ईयर्स, लेकिन ये राइटिंग ऑन द वॉल है। जो वेनेजुएला का हुआ उसका सबसे बड़ा बायर तो चाइना है, और चाइना युआन में पेमेंट कर रहा था। तो ये जो क्रम्बलिंग पेट्रो डॉलर्स है, जिसके ऊपर अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इन्हिसार से बैठी हुई है, ये उसको डेस्परेट एक इनकी एफर्ट है सेव करने की। बाकी क्यों खामोश है? मेरी जाती राय ये है कि वेट एंड सी। प्यूटन उसी पे अमल कर रहा है, चीन उसी के ऊपर अमल कर रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज चूंकि दाएं बाएं छोटे हैं, और कोलंबिया है या दूसरे हैं, और वहां पे अमेरिका ये करता रहता है। तो आई थिंक ये वेट एंड सी की पॉलिसी है। अगर प्रैक्टिकली बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका ने वेनेजुएला में किए, आई थिंक चीन और रूस विल बी वेरी हैप्पी कि ये एक और दलदल में फंसने जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि ये इस वक्त तक कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। ऑल्दो मैं तो हैरान हूं कि उनका एक टैंकर जो है रशिया बाउंड था, उसको भी उन्होंने अमेरिकन ने पकड़ा है। बट इट्स वो क्या होता है, वो खामोशी के पीछे कोई तूफान जो होता है, कुछ ना कुछ होगा। ये वेट एंड सी है, बिल्कुल वेट एंड सी है। पूरे खित्ते में जो कशीदगी की सूरत हाल है, इसके बाद तकरीबन हर मुल्क के लिए शायद चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत, ट्रंप की तेहरान को एक और धमकी, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू होने वाले मुजाहरे, जो कि ये कहा जाता रहा कि ये एहतजाज जो है वो मुआशी सूरत हाल की वजह से किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुआशी फ़ायदा ही नहीं बल्कि हुकूमती तब्दीली के हवाले से भी माहिरीन बता रहे हैं कि हुकूमती तब्दीली भी ये मुजाहिरीन चाहते हैं। लेकिन ईरान में इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। मुजाहिरीन और जो ईरानी फोर्सेस हैं उनके दरमियान झड़पें भी हो रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि 42 से 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस जो है वहाँ पर बंद है, ताकि कोई भी इंटरनल ग्राउंड में जो कुछ मामला बन रहे हैं वो बाहर ना निकलें। तो ईरान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो निहायत तशवीशनाक है। इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों में अब शिद्दत आ चुकी है। अब जो है मुजाहिरीन की जानिब से सरकारी इमारतें, पुलिस पर भी धावे बोले गए हैं। क्या समझते हैं, हुकूमत का खात्मा जो है मुजाहिरीन की जानिब से अब एक डिमांड में इजाफा किया गया कि हुकूमत का खात्मा चाहते हैं ये मुजाहिरीन,
तो क्या समझते हैं, जिस तरह श्रीलंका में हमने देखा जो हालात बने, बांग्लादेश में जो हालात बने, अब शायद ईरान में भी रजीम चेंज होने जा रहा है, क्या समझते हैं क्या हालात बनेंगे आने वाले टाइम में? जी हाँ, ये नविश्ताई दीवार मालूम हो रही है ईरान में, और उसके जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक तो इंटरनल असबाब कितने हैं, क्या परसेंटेज है उसकी, और एक्सटर्नल असबाब उसके क्या है। इसको अगर हम इसका अहाता कर लें तो चीजें बड़े वाज़ेह हो जाएंगी हमारे आपके नाजरीन के लिए। आप इसको पहले तो हम यूं देख लेते हैं कि एक्सटर्नल अवामिल क्या हो सकते हैं, जिसने कि एक ईरान में महंगाई पहले भी थी, 2019 में भी महंगाई 300% जब गैसोलीन बढ़ गई थी, लोग निकल आए थे, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, महंगाई का इसी तरह था, और तकरीबन 800 से लेके 900 अफराद हलाक हो गए थे उसमें। अभी 40-47, जाहिर है जानों का ज़िया तो अफसोसनाक है, लेकिन 40-47 है, लेकिन पूरी दुनिया आग बगोला हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आग बगोला हुए हैं, धमकियां दे दी हैं कि हम बिल्कुल तैयार और लोडेड बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे पस मंजर क्या हो सकता है? एक तो ये हकीकत है, इन्फ्लेशन तो और बहुत सारे ममालिक में है, इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में भी है, चले उतनी नहीं, उससे कम से ही। महंगाई तो पाकिस्तान में पिछले बरसों में काफी रही, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरे ममालिक में इन्फ्लेशन इस वक्त, अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, तो आप देखें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन सारे कंट्रीज में है, 200-200%, 300-300% तक गई और फिर वापस नीचे आ रही है फिर, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हावी हो गए हैं इंटरनल फैक्टर्स पे, तो वो हावी हो गए हैं इंटरनल फैक्टर्स पर। तो इंटरनल फैक्टर्स पे किस तरह हावी हुए हैं? जिस तरह की सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि गुज़श्ता शब यानी कि पिछली रात जो बिल्डिंगें जलाई गई वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए जलाई गई। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो उनके साहबजादे हैं रजा शाह पहलवी के, रजा पहलवी, जो कि 2 बरस कबल जब मिले जाके इजराइल में उनके प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बयान दिया, बड़ा धुएंधार किस्म का बयान दिया कि जो रिजीम है वो तो रिप्रेजेंट नहीं करती है ईरानी लोगों को, और वो तो हम तो चाहती हैं कि मैं उनको उनकी नुमाइंदगी करता हूं, उनकी सरबराही करता हूं, और वो लिबरेशन चाहते हैं ईरान से, और उसकी जो है एक फस्तायत से और फ्यूचर डेमोक्रेसी की तरफ हम इसको लेके जाना चाहते हैं। ये उन्होंने बयान दे दिया उधर। और फिर उसके बाद आप अंदाजा करें कि 47 सालों में पहले भी तो 2019 में बड़ा एकदम धुएंधार किस्म के लोग बाहर निकले थे, और 2022-23 में। डॉक्टर साहब आपने जो ये सारी बातें की बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि आम जो हमारा व्यूअर है वो ये जानना चाहता है कि जिन एक्सटर्नल इश्यूज की या फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं असल में वो हैं क्या? क्या अमेरिका और इसराइल गठजोड़ जो है वो वहाँ पे उनकी हुकूमत ख़त्म करने की वजह से ये सब कुछ करा रहा है? क्या चीन को टैकल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या इस्लामी हुकूमत जो है वहां पे उसको खत्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये जरा हमारे नाजरीन के लिए सर जरा एक्सप्लेन कर दें। जी हाँ, 1 बाय 1 इसको कर लेते हैं। देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस किस्म की इंटरवेंशन होती है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अभी फैक्टर ये दुरुस्त है कि इजराइल और अमेरिका का गठजोड़, और उसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में धमकी दे चुके हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ईरानियंस को, और उन्होंने दावत दी, इसी जून में तो दावत दी हमले से कुछ अरसे पहले जब चढ़ाई की ईरान पर, तो कहा कि ईरानियन लोगों की बिल्कुल ये मंशा है, ये ख्वाहिश है कि इस रिजीम और हम उनकी मदद करेंगे हर लिहाज से ताकि ईरान में डेमोक्रेसी आए। तो ये तो कह चुके वो, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको भी कोई लगे। आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किए हैं जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है ईरान में? जिस तरह से मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल कर दी गई है, तो क्या हालात देख रहे हैं आप? मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान भी झड़पें हो रही हैं, हमें ज़रा आगाह कीजिएगा, ईरान में क्या सूरत हाल है? जी सलाम। ईरान में सूरत हाल ये है कि प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुए, डॉलर के दोबारा जंप अप किया, और एट द सेम टाइम 2 ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। 2 तरह के प्रोटेस्टर आपको नजर आएंगे। एक जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं लेकिन ईरानी सिस्टम जो इस्लामिक रिपब्लिक का सिस्टम है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है, उसके साथ हैं, और उसमें आपने रैली देखी होंगी, इंटरनेट पे भी मौजूद है। इनको प्रो गवर्नमेंट रैलीज कहा जाता है। दूसरा वो लोग नजर आएंगे आपको जो फॉर एग्जांपल कल 3000 लोग तकरीबन निकले,
जो कि जेन्युइन कंसर्न्स लेके निकले और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट उनको एंगेज नहीं कर रही। बट एट द सेम टाइम उनके अंदर लोग ऐसे भी हैं जो 20-25 लोग बाहर आते हैं उनसे से और चीजों को आग लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियों को आग लगाना, पुलिस को स्टैबिंग, उनको स्टैब करना, उनको मारना, इस तरीके के वाकयात सामने आए हैं। और बिल्कुल इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्टेड है ईरान के अंदर। और यहाँ पे कंसर्न ये है गवर्नमेंट का कि क्योंकि बहुत सारी चीजें बाहर सेल की जा रही हैं ईरान के अंदर डोमेस्टिकली, तो इसलिए इंटरनेट को इनको बंद करना पड़ा। जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो ये है। अच्छा, और इस वक्त जो जॉन साहब ये फरमाइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं ये बार बार जो तंबीह कर रहे हैं, ईरानी क़यादत को धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। तो ईरान के अंदर क्योंकि आप मौजूद हैं, वहां पे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की इन धमकियों को किस अंदाज में ले रहे हैं? देखें, बहुत अच्छा सवाल है। ओवरवेलमिंग रिस्पांस तो ये है लोगों का कि लोग जब भी ट्रंप साहब का बयान आता है या जब भी मोसाद का ट्वीट आता है तो लोग अपने आप को साइडलाइन कर देते हैं, किनारा कशी कर लेते हैं प्रोटेस्ट से। अगर उनको प्रोटेस्ट करना भी होगा तो वो घर में जाके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ट्रंप साहब की जो ट्वीट है या मोसाद की जो ट्वीट है उसको ऐसा देखा जाता है जैसे वो फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है ईरान के डोमेस्टिक इशू के अंदर। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और रिस्पॉन्स इसी तरीके का है। बहरहाल ऐसे लोग भी हैं जो ट्रंप को खुश करने के लिए बाहर आके जलाओ घेराव कर रहे हैं और वो बहुत माइनॉरिटी में है। उसको वेस्टर्न मीडिया जितना भी लाइमलाइट देते, जितनी भी उसको स्पॉटलाइट देते, अगर आप खुद भी कंपेयर करें तो बड़ा छोटा नंबर है उन लोगों का जो इंतशार फैला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जॉन, ये जो 20 से 25 लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, यही लोग हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली भी हो, हुकूमती तब्दीली के भी ख्वाह हैं? यही 20 से 25 लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, दो चीजें अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं। पहली चीज तो ये है कि जो कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट में, काफी लोग ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक की आइडियोलॉजी के या ईरानी इनकलाब के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, जिनमें ट्रेडर्स शामिल हैं, ठीक है। तो सारे लोगों को एक पेंट ब्रश से हम ब्रश नहीं करते कि वही लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनको गवर्नमेंट चेंज करनी है, एग्जीक्यूटिव बहरहाल एक आर्म है स्टेट का, उसको चेंज करने के लिए लोग बाहर बिल्कुल हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ट्रंप की या रजा शाह की बातें करते हैं वो बहुत कम है। वो बिल्कुल आपको 3000 का अगर मजमा है तो उसमें से शायद 20 या 25 लोग आपको नजर आएंगे जो जेन्युइनली रजा शाह या जो ये ट्रंप साहब की या इजराइल की सपोर्ट में बाहर आके और बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो नापसंदीदा हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जॉन हुसैन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि क्या ईरान के लोग वाकई ही बड़ी तादाद में इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि वो जमहूरी ईरान से, मौजूदा रजीम से निजात चाहते हैं, या उनका इशू सिर्फ महंगाई है? नहीं, इसको समझने के लिए हम जो इससे पहले इस किस्म के जुलूस निकले थे और जो प्रोटेस्ट हुए थे 2019 में, गैसोलीन की प्राइस जब हाई हुई थी और वही इन्फ्लेशन जो मैं बात कर रहा था, और फिर 2022-23 में जब वुमेन राइट्स के हवाले से बात हुई थी, उसमें भी सैकड़ों अफराद के, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वहाँ की ईरान की भी रिपोर्ट करती है कि उसमें जाँ बाहक हुए थे। और वुमेन फ्रीडम मूवमेंट जब हुई थी वो काफी मुतहरिक मूवमेंट थी उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त इस किस्म के एक्सटर्नल बयानात आ रहे थे, और फिर इसको अगर जोड़ लें कड़ी से कड़ी, जिसमें जून के बयानात आप नेतन्याहू के देख लें, उससे पहले अरब ममालिक के कुछ सरबराहान के बयानात देख लें, तो इन तमाम को कड़ी से कड़ी देख लें, और फिर वेनेजुएला वाला एक प्रेसिडेंट जो सेट किया गया है, जिसको कि यूरोपियन लीडर भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो वो उसको अगर मिला लें, इन 4-5 पॉइंट को जहन में रख लें, तो महसूस ये होता है कि मैं आ जाता हूं कि वहां के अवाम का क्या मिजाज नजर आ रहा है बाहर से बैठ के हमें। लेकिन यह है कि जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, खासतौर पे यूएस और इजराइल, जो गठजोड़ आपने जिसका जिक्र किया इब्तिदा में, वो उनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी न किसी तरीके से थोड़ी सी फिजा बना ली जाए। खैर उनके लिए फिजा कम भी हो तो कोई बात नहीं, और किसी तरीके से रिजीम चेंज कर दिया जाए, चढ़ाई कर दी जाए। वो उसके लिए महसूस होता है, और खासतौर पर धमकियों के बाद जो आ रही हैं वहां से, अमेरिका से और इजराइल से, तो महसूस होता है कि वो तैयार बैठे। अब रहा सवाल कि अवाम, उधर दो सवाल उठते हैं, और ये आपके हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो ज्यादा इसको बेहतर तरीके से रोशनी डालेंगे। इस दो सवाल उठते हैं कि क्या
ये जो इस वक्त जुलूस जलसे निकल रहे, जिसको उन्होंने खुद भी कहा कि वो एक लिहाज से रिजीम के फेवर में है, गवर्नमेंट तो कुर्बान की जा सकती है ना ऐसे अथॉरिटेरियन रिजीम में। गवर्नमेंट अगर कुर्बान हो जाए गवर्नमेंट, तो उसमें अगर अवाम सेटिस्फाई हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब रहा सवाल कि वो जो 20-25 के करीब या 50 के करीब अफराद जो निकल के आ रहे हैं और फिर जब अपने घरों को जाते हैं, तो क्या वापस इस काबिल होते हैं कि वापस आ सकें या गायब हो जाते हैं? ये सवाल पूछना जरूरी है हमारे दूसरे गेस्ट से, क्योंकि रिजीम यकीनन बड़ी सख्ती पर बिलीव करती है। और मैंने जैसा बताया 2019 में भी और 2023 में भी, 22-23 में भी वुमेन फ्रीडम पर दोनों में बड़ी सख्तियां हुई थी, लेकिन वहां कोई एक्सटर्नल थ्रेट, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी के सवाल पर आप क्या कहेंगे? जो उन्होंने भी बात की है 20 से 25 अफराद की, इस बारे में बताइएगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की शुरू में, आई थिंक बहुत बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो महसा अमीनी की प्रोटेस्ट थे और जो गैसोलीन प्राइसेस के प्रोटेस्ट थे, इनकम्पेरेबल टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट और बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। बहरहाल इनके जो रिमार्क्स हैं उस पर आऊं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घर जा सकते हैं नहीं। देखें, प्रोटेस्टर्स को कोई कुछ भी नहीं कह रहा, उनका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पुलिस इंगेज नहीं कर रही। हाँ, बहरहाल जो राइटर्स हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जा रहा है, उनको क्लैम्प डाउन किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। और आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं कि लोग बाकायदा अग्री कर रहे हैं, वो कन्फेस कर रहे हैं टू द फैक्ट कि उनको जर्मनी में और अमेरिका में और तेल अवीव में बैठे हुए लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, पैसे भिजवा रहे थे। और एब्सोल्युटली बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस होती है तो स्टेट फॉरेन से एक्टिवेट हो जाती है किसी भी मुल्क की मुदाखलत को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। और सेम सिचुएशन ईरान में ठीक है, गैर मुल्की कुव्वतें भी इन मुजाहिरों को काफ़ी ज़्यादा हवा दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जॉन हुसैन मौजूद थे, डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि ईरान में क्या सिचुएशन बन रही है और ये जो हंगामे हो रहे हैं, क्या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हटाने के लिए हो रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं। नाजरीन, देखना यह है कि क्या ईरान में भी वेनेजुएला जैसी सिचुएशन आगे जाके बन सकती है। क्या सदर ट्रंप जिस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं और जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं कि अगर गोली चलाई गई ईरान की जानिब से तो जाहिर है इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार सदर ट्रंप की जानिब से भी किया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।